21 ब्याज। मंथली टेस्ट के दूसरे दिन भी धनुष बहुत जल्दी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाता है। वो आगे के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए स्कूल में ना रुककर स्कूल से बाहर घूमने चला जाता है। धनुष और उसकी माँ आरती शहर में धनुष के स्कूल की वजह से रहते हैं। आरती एक रेस्टोरेंट चलाती है जो उसने कालू सेठ से पैसे ब्याज पर लेकर ओपन किया है, और समय पर ब्याज ना देने के कारण कालू सेठ उनके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर देता है। स्टोरी। धनुष क्लास में उसके ऊपर कमेंट करने वाले स्टूडेंट से कहता है, तुम मुझे कीचड़ दोगे तो मैं तुम्हें कमल दूंगा, और ये कहकर वो क्लास से निकल जाता है। उसके जाने के बाद स्टूडेंट सोच में पड़ जाते हैं कि धनुष क्या कहकर गया है। सब चुपचाप बैठे हुए हैं। फिर धीरे धीरे सोचते हुए एक एक करके वो लोग एक दूसरे की ओर सरप्राइजिंगली धनुष की बात का मतलब ढूंढने के लिए पूछते हैं। क्या कहा है उसने? कहीं उसका मतलब ये तो नहीं कि वो मंथली टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन लाकर दिखाएगा? नहीं, हमने उसे गलत सुन लिया। वो लास्ट पोजीशन ही ले आए, यही उसके लिए काफी है। फर्स्ट पोजीशन तो उसके लिए चांद तोड़कर लाने जैसा है। क्लासरूम के अंदर बस दो लोग ही नहीं बोल रहे थे, जबकि सबसे ज्यादा टेंशन में भी वो ही दो लोग लग रहे थे, और उनमें से एक था पपी, जो धनुष की हालत देखकर परेशान हो रहा था। हालांकि वो धनुष की कही हुई बात पर खड़े होकर तालियां बजाना चाह रहा था, लेकिन उसे भी धनुष की बात में कहीं कोई सच्चाई नजर ही नहीं आ रही थी। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स धनुष को लेकर उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे थे, और वही काफी देर से चुपचाप बैठा पपी अब उनके कमेंट्स टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने अपना बैग उठाया और गुस्से में क्लास से बाहर आ गया। पपी को डर था कि अगर वो कुछ देर और बैठा तो जरूर किसी न किसी का गुस्से में सर फोड़ देगा। पपी को गुस्से में क्लास से बाहर जाता देख नेहा माथुर बुदबुदाते हुए खुद से ही कहती है, मैंने सुना था जब धनुष का कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसके दिमाग में सीरियस इंजरी हुई थी और उसे लोगों के नाम तक याद करने में प्रॉब्लम होती थी। न्यू थिंग्स लर्न करने की बात तो दूर की है, उसे पुराना भी कुछ याद नहीं था। और जब धनुष सेक्शन ई में ट्रांसफर होकर आया था तब उसकी बेसिक नॉलेज बिल्कुल जीरो थी। मंथली टेस्ट का दूसरा दिन आ चुका है। धनुष एग्जामिनेशन हॉल में बेसिक लैंग्वेज टेस्ट के दिन जो हुआ था उसकी वजह से उदास है। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट में जहां सभी स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर पढ़कर अपना सर खुजा रहे थे, वही धनुष कुछ ही देर में अपनी सीट से खड़ा हुआ और पेपर छोड़कर बाहर आ गया। उसके बाद दोपहर को इंग्लिश का टेस्ट था, जिसमें धनुष ने केवल आधा घंटा ही एग्जामिनेशन हॉल में बिताया था, और उस आधे घंटे में लिसनिंग टाइम भी इन्वॉल्व था, जबकि बाकी के स्टूडेंट्स अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हुए थे। स्टार सिटी हाई स्कूल का एजुकेशन स्ट्रक्चर बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट था। वहाँ स्टूडेंट्स को वीकली कोई हॉलिडे नहीं मिलता था, बस मंथ के एंड में 2 या 3 दिनों के लिए वो घर जा सकते थे, जिसे स्कूल में मंथली लीव कहा जाता था। मंथली टेस्ट के बाद स्टूडेंट्स के पास कुछ देर का ही रेस्ट टाइम होता था। धनुष मंथली टेस्ट के खत्म होने के बाद बाकी स्टूडेंट्स की तरह स्कूल में नहीं रुका था। जहां उसकी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, वही धनुष उनके साथ रुककर पढ़ाई करने या लाइब्रेरी जाने की बजाय वो नदी किनारे घूमने निकल जाता था, जहां घंटों बैठकर धनुष अपनी माँ का इंतजार करता था, क्योंकि उसकी माँ उसके लिए वहां पर घर से बना खाना लेकर आती थी। स्टार सिटी हाई स्कूल में एडमिशन लेने से पहले धनुष अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। जब उसका एडमिशन स्टार सिटी हाई स्कूल में हुआ था तब पहली बार धनुष गांव से निकलकर शहर में रहने के लिए आया था। धनुष की माँ आरती भी उसकी केयर करने के लिए सिटी में रहने के लिए आ गई थी। आरती एक गांव की औरत थी, इस वजह से उसके लिए खेतों में काम करना तो आसान था, मगर सिटी में आने के बाद तो उसे कोई ऐसा काम नहीं मिल सकता। इसलिए पहले 2-3 साल तक सिटी में आने के बाद धनुष और उसकी माँ आरती को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। आरती को छोटी छोटी दुकानों या घरों में सफाई का काम कर करके अपना और धनुष का खर्चा उठाना पड़ता था, और एक औरत होने की वजह से कई बार ऐसे लोगों से भी डील करना पड़ता था जो उसके काम से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन आरती को वो सब कुछ धनुष को अच्छी एजुकेशन देने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि उसके पास सिटी छोड़कर जाने का ऑप्शन ही नहीं था। आरती मेहनत करती रही और कुछ समय बाद उसने छोटे छोटे काम करके ही कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया था, और फिर आरती ने एक सेठ से 1 लाख रुपए उधार लिए ताकि वो कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट कर सके। आरती ने उन पैसों से एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था,
और उसी के साथ एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया था। जब धनुष स्कूल से घर लौटा तो वो घर में घुसते ही हमेशा की तरह चिल्लाया, माँ मैं आ गया हूँ। लेकिन उस दिन उसकी माँ ने पलटकर उसे जवाब ही नहीं दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही धनुष घर पहुंचकर आवाज देता था तो उसकी माँ आरती पास में ही अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल कर आ जाती थी। लेकिन आज 2-3 बार आवाज देने के बाद भी आरती ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए धनुष ने स्कूल बैग को घर में बेड पर ही रखा और रेस्टोरेंट की ओर जाने लगा। रेस्टोरेंट के बाहर जाकर धनुष देखता है कि उनके रेस्टोरेंट के बाहर आसपास के दुकान वालों ने भीड़ लगाई हुई है। और जब धनुष वहां पहुंचा तो वो लोग धनुष को देखकर सिंपैथी दिखाने का दिखावा करने लगे। धनुष ने उन लोगों से पूछा, क्या रेस्टोरेंट में कुछ हुआ है क्या? लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोले। धनुष को रेस्टोरेंट के अंदर से बहुत धीमी धीमी कुछ सामान टूटने की आवाज आ रही थी। धनुष डरते हुए अंदर की ओर भागता चला गया और जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था सामान टूटने की आवाज तेज होती चली गई। जब धनुष रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था और उसमें से ज्यादातर तो टूट भी चुका था। चारों ओर कांच के टुकड़े और प्लेट्स के टूटे हुए पार्ट्स पैरों में चुभ रहे थे। रेस्टोरेंट की दीवारों पर खाने का सामान फेंकने से तरह तरह के डिजाइन्स बन चुके थे। धनुष को रेस्टोरेंट की यह हालत देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे किचन के अंदर से कुछ और सामान टूटने और अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज आई तो वो किचन की ओर भागा। माँ की चीख सुनते ही धनुष गुस्से में टूटी प्लेट्स और कांच की परवाह किए बिना उनके ऊपर ही भागता हुआ किचन में पहुंच चुका था। वहां जाकर उसने देखा कि एक आदमी किचन का सामान उठाकर नीचे फेंक रहा है और उसकी माँ आरती उस आदमी के हाथ जोड़कर उससे सामान ना तोड़ने की रिक्वेस्ट किए जा रही है। कालू सेठ, बस अब और सामान मत तोड़ो। अगर तुमने किचन का सामान भी तोड़ दिया तो मैं अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाऊंगी? आरती रोए जा रही थी और कालू सेठ के हाथों को सामान फेंकने से रोक भी रही थी। कालू सेठ बिना रुके किचन का सामान जमीन पर फेंकते हुए आरती से कहता है, अब तुझे दया की भीख कैसे मांगी जाती है ये समझ आ जाएगा, पर तू बहुत लेट हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लोगों को जब पैसे चाहिए होते हैं तो हाथ पैर जोड़ते हो, और जब पैसे वापस करने का टाइम आता है तो अभी टाइम नहीं है। हाँ? कालू सेठ एक अलमारी का सामान नीचे फेंक कर तोड़ चुका था। अब वो दूसरे सामान की ओर बढ़ रहा था। बीच में रुककर वो फिर आरती से बाल पकड़कर बोला, मैंने तुझे बोला था मेरे पैसे टाइम पर दे दियो, वरना मेरा असली रूप देखेगी तू। पर तुझे लगा कालू सेठ कोई राह चलता सब्जी भाजी वाला है जो तेरी ये गोरी सूरत देखकर फिसल जाएगा और अपने पैसे भूल जाएगा। लेकिन आज मैं तुझे ऐसी सीख देकर जाऊंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। कालू सेठ ने आरती को बालों से पकड़ा हुआ था और फिर अचानक से उसने आरती को फर्श की ओर धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। आरती के गिरते ही कालू सेठ ने वहां पीछे रखे स्टीमर में बहुत जोर से लात मारकर उसे गिरा दिया। स्टीमर के गिरते ही उसके अंदर रखा गर्म पानी फर्श पर फैल गया। गर्म पानी आरती की ओर बढ़ ही रहा था कि धनुष दौड़ता हुआ आरती के पास पहुंचा और उसे उठाने लगा। माँ उठो जल्दी, पानी बहुत गर्म है, तुम जल जाओगी। आरती ने जैसे ही धनुष को देखा वो उससे कहती है, धनुष तू आ गया बेटा, तुझे तो भूख लगी होगी ना, तू चल मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना कर देती हूँ। आरती रोते रोते धनुष से खाने के लिए पूछती है। वो एक हाथ से अपनी साड़ी संभाल रही है और दूसरे से अपने आंसू पोंछ रही है ताकि धनुष अपनी माँ को इस हालत में देखकर कालू सेठ से लड़ने ना लग जाए। पर जैसे ही आरती अपनी जगह पर खड़ी होती है वो देखती है कि रेस्टोरेंट का लगभग सारा सामान टूट चुका है। आरती की अपने रेस्टोरेंट की ऐसी हालत देखकर चीख निकल जाती है, क्योंकि एक वो ही उसके कमाने का सोर्स था जिससे वो घर और धनुष की पढ़ाई का खर्चा जैसे तैसे करके चला रही थी। और उसमें आधे से ज्यादा सामान तो आरती ने लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर इकट्ठा किया था। कालू सेठ के साथ आए गुंडों ने रेस्टोरेंट का सारा सामान तोड़ दिया था। आरती अब धनुष के लिए ऑमलेट तक नहीं बना सकती थी। आरती को सामान टूटने का शायद इतना दुख नहीं हो रहा था जितना कि धनुष को अपनी माँ के आंसू देखकर हो रहा था। दुनिया कुछ भी क्यों ना बोले, मगर धनुष जानता था कि उसकी माँ एक एक रुपया बचा बचा कर ये सामान खरीदती थी। उसे खुद याद नहीं था उसने अपने लिए लास्ट टाइम साड़ी कब खरीदी थी।
और खरीदती भी कैसे? रेस्टोरेंट की ज्यादातर कमाई तो धनुष के स्कूल और किताबों में ही चली जाती थी। धनुष अच्छी तरह जानता था कि आरती केवल एक माँ नहीं बल्कि एक बाप का भी रोल प्ले कर रही थी। वो धनुष की छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखती थी। पिछले करीब 10 सालों से आरती ने रात दिन एक किया हुआ था। वो रात को ही रेस्टोरेंट की बहुत सारी चीजें तैयार कर लेती थी ताकि सुबह उठकर उसके रेस्टोरेंट से कोई भी कस्टमर खाली ना चला जाए। धनुष जानता था कि उसकी माँ ने उसके लिए आसमान तक की ऊंचाई जितनी मेहनत की हुई है, जितनी शायद उसके पिता जिंदा होते तो वो भी ना कर पाते। लेकिन धनुष ये भूल ही गया था कि उसके लिए उसकी माँ बेशक कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन असलियत में तो वो एक बेचारी हेल्पलेस अकेली औरत है। एक विधवा औरत शहर के हर मर्द की जुबान पर होती है। धनुष जब भी ये सोचता था कि उसकी माँ पिछले कितने सालों से लोगों की नजरों का शिकार बन रही है तो उसका दिल दर्द से चिल्ला उठता था। अपनी माँ को ऐसे तड़प तड़प कर रोता देख धनुष खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो आरती को गले से चिपका कर कहता है, माँ, मैं भूखा नहीं हूं, हम शाम को खा लेंगे, तुम मेरी चिंता मत करो। ये कहते कहते धनुष और आरती दोनों एक दूसरे के गले से लगकर रोने लगते हैं। कालू सेठ दोनों माँ बेटे की बातों को सुनते ही गुस्से में चिल्लाता है, घर जाओगे? घर जाना है तुम दोनों को? अगर आज मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों इस दरवाजे से बाहर पैर भी नहीं रखोगे, और अगर तुम दोनों में से किसी ने यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी की ना, इस प्लेट की तरह तुम्हारी हड्डियां भी ऐसे ही टूटकर यहाँ बिखरी हुई मिलेंगी। कालू सेठ दरवाजे की ओर इशारा करता है और नीचे पड़ी एक प्लेट को लात मारते हुए कहता है। जैसे ही आरती कालू सेठ की धमकी भरे वर्ड सुनती है, वो डर के मारे कांपने लगती है और उससे कहती है, कालू भाई, इस मामले में मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इसे यहाँ से जाने दो। ये बच्चा है और इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। आरती रोते हुए कालू सेठ से आगे कहती है, कालू भाई, आप मुझे बस एक दिन और दे दो, मैं कल तक तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगी। कालू सेठ आरती की बात सुनकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अच्छा, ये तो तेरा बड़ा एहसान होगा मुझ पर कल तो तू मुझे आज से 2 गुने पैसे देगी, क्योंकि आज तो मैं आधी रकम लेने आया था तुझसे। कल तो मुझे तेरे से अपनी पूरी रकम चाहिए, ब्याज के साथ। तभी धनुष खड़ा हो जाता है और कालू सेठ से कहता है, मुझे अच्छी तरह याद है, माँ ने तुमसे 5% ब्याज पर पैसे लिए थे, तो फिर वो अचानक से 10% कैसे हो गए? धनुष ने अपनी माँ को अपने पीछे छुपाकर कालू सेठ के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया था। कालू सेठ ने यह कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूल जाने वाला बच्चा उसके सामने ऐसे खड़ा हो जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी पब्लिक में से अब तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो कालू सेठ को अंदर आकर रोक सके। कालू सेठ गुस्से में कांप रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने उससे उधार में ली गई रकम पर लगने वाले ब्याज के बारे में ऐसे नहीं पूछा था। कालू सेठ का मुंह खुला था और आंखें जैसे किसी भी वक्त फटकर बाहर निकल जाएंगी। कालू सेठ को ऐसे भौचक्का सा खड़ा देखकर पीछे से उसके साथ आए गुंडों में से एक आदमी बोलता है, क्यों बे साले 1.5 फुटिया, अब तू हमें सिखाएगा कि हमें अपनी रकम का ब्याज कब बढ़ाना है और कब घटाना है? क्या कालू सेठ धनुष को उससे सवाल पूछने पर ऐसे ही छोड़ देगा? क्या होगा जब धनुष के एग्जाम का रिजल्ट उसकी माँ को पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 22, हरजाना। कालू सेठ के आदमी धनुष के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें कि धनुष उन सभी की पिटाई कर देता है और बाद में कालू सेठ से अपने रेस्टोरेंट के टूटे हुए सामान का हर्जाना मांगता है। लेकिन कालू सेठ उसे मारने के लिए चाकू निकाल लेता है। स्टोरी। कालू सेठ के पीछे खड़ा उसका गुर्गा कालू सेठ को भौचक्का सा खड़ा देखकर धनुष के ऊपर चिल्लाता हुआ आगे बढ़ता है। वो धनुष के पास आकर धनुष को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। धनुष को वो भालू जैसी शक्ल का आदमी दिखाई देता है, जो उसे कभी भी जोर से एक चांटा मारने ही वाला है। धनुष देखता है कि उस भालू का हाथ उससे सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही रह गया है, पर तभी नीचे से कांच का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और उस गुंडे की कलाई में गड़ जाता है।
उसकी कलाई से खून का फव्वारा छूट पड़ता है। उस भालू जैसी शक्ल के आदमी ने ये सोचा भी नहीं था कि वो तय देगा और उसकी खुद की कलाई से इस तरह से खून बहने लगेगा। दर्द में वो तड़पता हुआ चिल्लाकर अपनी जगह से पीछे हटता हुआ करीब 5 कदम पीछे चला जाता है और फर्श पर लेटकर चिल्लाने लगता है। भालू धनुष को मारने के लिए आगे तो बढ़ा था, पर कुछ ही पलों में वो तड़पता हुआ जमीन पर पड़ा था। वहां खड़े बाकी गुंडे ये देखकर शॉक हो गए थे। उनमें से किसी को समझ नहीं आया कि अचानक से ये कैसे हो गया। धनुष को उसकी क्लास के स्टूडेंट्स रोज गंदे गंदे कमेंट्स करते थे, लेकिन उनके ऊपर धनुष को कभी गुस्सा नहीं आया। यहाँ तक कि वो तो पपी को भी लड़ाई करने से रोकता रहता था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि धनुष कोई बुज़दिल लड़का है या वो क्लास में किसी और बात से डरता है, बल्कि वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि वो जानता है कि उसकी क्लास के स्टूडेंट्स बस उसे टीज करने के लिए ऐसे कमेंट्स करते हैं। वो उसका कोई नुकसान नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ उसकी माँ को इन लोगों ने रुलाया था, जिसे देखकर धनुष की नसों में बहता खून इतना उबल रहा था कि कभी भी फटकर बाहर निकल आए। उन लोगों ने धनुष की माँ को सबके सामने बेइज्जत किया था और धनुष की माँ तो उसके लिए जैसे उसकी दुखती नस हो। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए जब धनुष ने रेस्टोरेंट में एंट्री करते वक्त उन लोगों को वहां का सामान तोड़ते हुए देखा था, तभी धनुष ने उन लोगों की कुंडली लिख डाली थी। धनुष देख रहा था कि बाकी के गुंडे उसके ऊपर कभी भी झपट सकते हैं, इसलिए वो उस भालू जैसी शक्ल के आदमी के पास गया और बहुत जोर से उसके घुटने में लात मार दी। धनुष ने इतनी जोर से उसे लात मारी थी कि वो हाथ पकड़कर तड़पता हुआ अपना घुटना पकड़ने के लिए जैसे ही जमीन से थोड़ा ऊपर उठा, धनुष ने उसके मुंह पर बहुत तेजी से एक पंच दे मारा। पंच पड़ते ही भालू बिलबिलाता हुआ फिर से नीचे गिर गया। अब उस भालू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने हाथ को पकड़े या घुटने को, या फिर मुंह से बहता हुआ खून रोके। तभी धनुष ने अपना पैर उठाया और उस भालू के मुंह पर रख दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि कालू सेठ और उसके गुंडों को लग रहा था कि धनुष के अंदर किसी भूत की आत्मा आ गई है। उन्होंने ऐसा होते पहली बार देखा था कि एक दुबला पतला स्कूल जाने वाला लड़का अपने से लगभग 4 गुने आदमी को जमीन पर लिटा लिटा कर भी मार सकता है। लेकिन कुछ ही देर में वो गुंडे समझ गए थे कि अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ ना किया तो धनुष उनके साथी को मार ही देगा, क्योंकि उनके साथी के कलाई से पहले ही काफी खून बह चुका था। उनमें से एक गुंडे ने धनुष से कहा, साले 1.5 फुटिया, तेरी इतनी हिम्मत, जल्दी से हमारे भाई के ऊपर से पैर हटा ले, वरना आज तेरी टांग यही काट दूंगा। वो लोग धनुष की ओर आगे बढ़े, पर कालू सेठ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो तो अभी तक अपने खुले मुंह के साथ फटी हुई आंखों से धनुष की ओर देखे जा रहा था। कालू सेठ उस एरिया में लगभग पिछले 20 सालों से रह रहा था। वहां का बच्चा बच्चा उसे जानता था और उस रेस्टोरेंट को ओपन हुए भी बस 6 महीने ही हुए थे। कालू सेठ ने आरती को एक गांव से आई हुई औरत समझकर पैसे दिए थे। उसने देखा था कि आरती एक विडो है जिसका एक टीनेजर बेटा है, और रेस्टोरेंट खोलने से पहले आरती ने बहुत मेहनत से वहां सारी सफाई से लेकर वहां पड़ा सारा कूड़ा कचरा बिना किसी की मदद के हटाया था, और आरती खुद ही मार्केट जाकर सामान खरीद कर लाती थी। कालू सेठ को आरती बहुत सीधी, दबी हुई लेकिन मेहनती औरत नजर आती थी। लगभग 1 महीने पहले एक आदमी कालू सेठ को ढूंढता हुआ आया और उसे 1 लाख रुपए देकर आरती और धनुष को परेशान करने के लिए बोला। हालांकि आरती की गरीबी देखकर कालू सेठ को उससे सिंपैथी जरूर थी, लेकिन वो उसके कोई सगी तो थी नहीं, और वैसे भी अगर कालू सेठ को कोई 1 लाख रुपए देगा तो वो पैसों के लिए इतना लालची है कि उसे पैसों और आरती के बीच में से पैसों को ही चुनना था। कालू सेठ मन ही मन सोच रहा है, ये लड़का तो पागल था, लेकिन ये ऐसे मेरे इतने हट्टे कट्टे आदमियों को कैसे मार सकता है। उस अननोन आदमी के कहने पर कालू सेठ जो करने आया था वो सारा खेल उल्टा पड़ चुका था। दरअसल रेस्टोरेंट को बर्बाद करना तो एक बहाना था, असलियत में तो आरती को बेइज्जत करना था और उन दोनों माँ बेटे को वहां से बाहर निकालना था।
लेकिन धनुष ने जो करिश्मा वहां करके दिखाया था, उससे कालू सेठ समझ गया था कि वो 1 लाख की सुपारी उसे धनुष के लिए ही दी गई थी। कालू सेठ कहता है, हम यहाँ 7 हट्टे कट्टे लोग हैं और ये एक छोटा सा स्कूल बॉय, और फिर भी इसने हम लोगों से लड़ाई करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उल्टा वो मेरे लोगों को मार रहा है। कालू सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी गर्दन को झटका देता है और उसकी नजर आरती पर पड़ती है। इससे पहले कभी भी कालू सेठ ने आरती को इतने ध्यान से नहीं देखा था। उसे एक नजर में आरती को देखकर दया आ गई, और जैसे जैसे वो और ध्यान से आरती की बॉडी को देखता गया, कालू सेठ को आरती की खूबसूरती से नजरें हटाना मुश्किल होता चला गया। आरती उसे अपने आसपास की सारी औरतों से खूबसूरत लग रही थी, जिसने एक पल के लिए कालू सेठ के दिमाग को चकरा दिया था। कालू सेठ आरती को देखकर सोच रहा था कि अगर आरती उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती तो वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। लेकिन पिछले 1 महीने से आरती उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। आरती सचमुच एक जिद्दी औरत थी। कालू सेठ आरती को देखकर इम्पेशेंट हो रहा था। कालू सेठ और उसके साथ आए बाकी के 6 लोगों में से एक को तो धनुष पहले ही जमीन पर बिछा चुका था, और अब बारी थी बाकी के 5 गुंडों की, जो धनुष को मारने के लिए अपनी जगह छोड़ चुके थे। लेकिन धनुष भी शायद उनका ही इंतजार कर रहा था। धनुष उन्हें देखकर एकदम से पीछे हटने की बजाय और एक्साइटेडली उनका वेट कर रहा था। धनुष ने उन गुंडों को अपनी ओर आता देख अपना पैर घुमाया, और उसके पैरों के नीचे पड़ा भालू उड़ता हुआ अपने 3 साथियों के ऊपर लैंड हो गया। उनमें से एक, जो धनुष के काफी नजदीक पहुंच चुका था, वो धनुष की एक किक में ही फर्श पर पड़े बॉइलिंग वाटर में गिरा, और गिरते ही पानी बहुत गर्म होने की वजह से उसकी सारी बैग जलने लगी, जिससे वो फर्श पर पड़ा पड़ा कालू सेठ का नाम ले लेकर तड़प रहा था। एक गुंडा धनुष के चेहरे पर अपना मुक्का रखने ही वाला था कि धनुष ने अपने लेफ्ट हैंड की सिर्फ 2 उंगलियों से उसके मुक्के को एक नई दिशा देकर हवा में घुमा दिया था। उन 5 को भी फर्श पर लिटाने के बाद धनुष कॉन्फिडेंटली कालू सेठ की ओर देखता है और उससे कहता है, कालू सेठ, मुझे लगता है तुम्हारे पास और आदमी नहीं है, तो आज का काम तुम खत्म समझो। मगर ये जो रेस्टोरेंट के सामान का नुकसान हुआ है, उसके लिए तुम्हें अभी यही रुकना पड़ेगा। ये सब तुम्हें आज ही भर कर जाना पड़ेगा। कालू सेठ का पहले से ही खुला मुंह धनुष के मुंह से वो बात सुनकर अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच चुका था। कालू सेठ धनुष की बात सुनकर फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मान गया तुझे, मेरे से हर जाना लेने की भी हिम्मत है तुझमें? मुझे लगता है तुझमें सचमुच की कोई भूत घुस आया है। कालू सेठ धनुष की फाइटिंग स्किल देखकर नो डाउट सरप्राइज तो जरूर था, लेकिन उसे धनुष से डर अभी तक नहीं लग रहा था। कालू सेठ को वो सब काफी फैसिनेटिंग लग रहा था। कालू सेठ आगे धनुष से कहता है, मैंने अगर तुम्हारे रेस्टोरेंट का सामान तोड़ा है तो तूने भी तो मेरे आदमियों को मारा है, तो फिर हिसाब बराबर हुआ ना? या फिर तुझे लगता है कि तेरे रेस्टोरेंट का सामान मेरे आदमियों से भी ज्यादा कीमती है? बोलते बोलते कालू सेठ धनुष के नजदीक आता जा रहा था। तभी कालू सेठ को आरती की आवाज सुनाई देती है और वो आरती को देखता है। आरती कालू सेठ की ओर हाथ जोड़कर कहती है, कालू भाई, ये तो छोटा बच्चा है, इसमें बात करने की भी अक्ल नहीं है। मैं इस सब के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। आरती ने कालू की गुस्से से भरी आंखें और उसके धनुष की ओर बढ़ते कदम देखकर धनुष को अपनी ओर खींचकर उसे अपने पीछे छुपा लिया था। कालू सेठ आरती की बात सुनकर शॉक हो जाता है और उससे कहता है, बच्चा? ये बच्चा है? मेरे आदमियों को जानवरों की तरह पीट कर इसने जमीन पर लेटा दिया है, और तू कह रही है ये तो छोटा बच्चा है? वाह, ये सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए? कालू सेठ आगे बढ़ता हुआ आरती के काफी नजदीक पहुंच चुका था और वो आरती को धक्का देकर साइड करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि कालू सेठ आरती को टच कर पाता, धनुष उसकी ये मंशा समझ चुका था। इसलिए उसने आरती के पीछे से निकलकर उसके आगे आकर खड़ा हो गया और अपनी माँ आरती से कहा, माँ, तुम पीछे हट जाओ, इससे मुझे बात करने दो। ये कहते हुए धनुष ने आरती के हाथ की एक ऐसी नस दबा दी जिसके दबाते ही आरती बेहोश होकर सो गई। वो एक ऐसी नस थी जिसे दबाते ही किसी भी इंसान को गहरी नींद आ जाती है।
और आरती तो वैसे भी पिछले 1 महीने से पैसों के अरेंजमेंट को लेकर इतना परेशान थी, इसलिए धनुष के हल्के से प्रेशर से ही आरती एकदम से सो गई। कालू सेठ ने जब धनुष को ये करते देखा कि उसने एक हाथ में कुछ दबाया और आरती को सुला दिया, तो वो पहले से भी ज्यादा शॉक हो गया। कालू सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि आज ये हो क्या रहा है। पहले तो धनुष ने अकेले ही उसके सारे आदमियों की पिटाई कर दी थी और अब उसने अपनी माँ को एकदम से कैसे सुला दिया। कालू सेठ को पहले तो धनुष के अंदर कोई आत्मा दिखाई दे रही थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसे कोई जादू भी आता है। कालू सेठ के होठों की हंसी एकदम गायब हो चुकी थी। तभी धनुष फिर से कालू सेठ से कहता है, कालू सेठ, मेरी माँ थक कर सो गई है, तो फिर सामान के टूटने के हर जाने की बात कर ली जाए। कालू सेठ शॉकिंगली चिल्ला पड़ता है, हर जाना? कालू सेठ धनुष से घबरा रहा था। उसने देखा था कि धनुष केवल एक टच से ही दूसरे आदमी को सुला सकता है। उसे लगा कि अगर यहाँ से बचकर निकलना है तो रेस्टोरेंट के टूटे हुए सामान का जो पैसा धनुष मांग रहा है वो चुकाकर आराम से निकला जा सकता है। धनुष कालू सेठ को डरा देखकर समझ जाता है और फिर कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पर उंगलियां घुमाता हुआ उससे कहता है, तुम बताओ कितने पैसे दोगे? और अगर मुझे लगा कि तुम कुछ मिस कर रहे हो तो मैं तुम्हें याद दिला ही दूंगा। कालू सेठ धनुष से डर जरूर रहा था, लेकिन आखिर था तो वो भी एक डॉन ही, इसलिए जब धनुष का ऐसा एटीट्यूड उसने देखा तो वो अचानक से उससे कह उठा, तुम? फिर कुछ देर रुककर गुस्से में कालू सेठ धनुष को घूरने लगता है और फिर कहता है, बच्चे, लगता है ये 2-4 फाइटिंग की किक सीख कर तेरा दिमाग खराब हो चुका है। तुझे समझ नहीं आ रहा कि तू किससे बात कर रहा है? मुझे अभी शायद तू अच्छे से जानता नहीं है। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब से मैं अंडरवर्ल्ड में रह रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि तुझे माफ कर दूं, क्योंकि तू है तो एक छोटा बच्चा ही, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तुझे तमीज सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये कहते ही कालू सेठ अपने जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाल लेता है। क्या कालू सेठ धनुष के ऊपर चाकू से हमला करेगा या फिर धनुष कालू सेठ से अपने सामान का पैसा वसूल लेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 23, योद्धा। कालू सेठ धनुष पर चाकू से हमला करता है और उसकी माँ के बारे में गलत बातें बोलता है, जिससे धनुष को बहुत गुस्सा आता है और वो कालू सेठ और उसके गुंडों को बहुत बुरे तरीके से घायल कर देता है। स्टोरी। कालू सेठ के हाथ में चाकू चांदी की तरह चमकता हुआ डांस कर रहा था। कालू सेठ सीटी बजाता हुआ और हाथ में चाकू लहराता हुआ धनुष की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था, जैसे धनुष की बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो, क्योंकि अब बाजी कालू सेठ के हाथ में थी। कालू सेठ को चाकू यूज करना अच्छे से आता था। चाकू उसका फेवरेट वेपन था, जो उसके पास हमेशा रहता था। पिछले 20 सालों से कालू सेठ चाकू का ही यूज करता था, लोगों को डराने धमकाने के लिए, और इसलिए कालू सेठ के हाथों में एक नॉर्मल चाकू भी बहुत डेडली वेपन लग रहा था। कालू सेठ हाथ में चाकू घुमाता हुआ अब धनुष के काफी नजदीक आ चुका था और अचानक से ही कालू सेठ ने अपने नीचे के होठ को अपने दांतों से दबाते हुए धनुष की ओर वो चाकू घुमा दिया था। पहले वार से तो धनुष ने खुद को बड़ी तेजी से नीचे झुकाकर बचा लिया था, लेकिन उसके पास कालू सेठ के चाकू से बचने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था। वो तो पहले से ही पीछे की दीवार से काफी कम दूरी पर था। चाकू से बचने के लिए पीछे हटता हुआ धनुष सिर्फ 2-4 कदमों में ही किचन की दीवार से चिपक गया था, और ये देखकर कालू सेठ बहुत जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो धनुष से बोला, क्यों बे छोटू, अब कहाँ उड़ेगा? कालू सेठ समझ चुका था कि अब ये खेल बस कुछ ही देर का रह गया है, क्योंकि धनुष के पास अपनी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दिखाने के लिए जगह ही नहीं बची थी। धनुष को बेबस देखकर कालू सेठ उसे चिढ़ाते हुए कहता है, लौंडे, मुझे लगता था कि जैसा लोग तेरे बारे में बोलते थे तू इतना पागल नहीं है। मुझे हमेशा से ही तू बिल्कुल नॉर्मल लड़का लगता था, लेकिन तू तो सचमुच ही बहुत जिद्दी लौंडा है। फिर तू अपनी माँ को समझाता क्यों नहीं है मेरे साथ रहने के लिए? अभी उम्र ही क्या है तेरी माँ की, जवान है, खूबसूरत है। देख, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरा और तेरी माँ दोनों का
बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। कालू सेठ ने देखा कि धनुष उसकी बात सुनकर भी बिल्कुल चुपचाप उसे घूरे जा रहा है और कुछ बोल नहीं रहा है। ये देखकर वो आगे धनुष से कहता है, कैसा लगा मेरा ऑफर? धनुष कालू सेठ के मुंह से अपनी माँ के बारे में ऐसी बात सुनकर गुस्से से तड़प उठा था। वो बहुत ही दबी हुई आवाज में कालू सेठ से बोला, कालू, तू शक्ल का ही नहीं दिल का भी काला है और अब तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते ही धनुष ने अपने पैर को एक चक्र की तरह घुमाया और वो ही भालू जैसा दिखने वाला गुंडा जिसने सबसे पहले धनुष पर अटैक करने की कोशिश की थी, वो उड़ता हुआ कालू सेठ पर लैंड हो गया। कालू सेठ चाहता तो खुद को भालू से बचा सकता था, लेकिन उसके पास इतना समय ही नहीं था और फिर कालू ने अपने हाथ में लिया हुआ चाकू फेंककर भालू को पकड़ना जरूरी भी नहीं समझा। कालू को लगा कि भालू जैसा भारी भरकम आदमी इतनी तेजी से उसके ऊपर नहीं गिरेगा, लेकिन उसने अभी तक धनुष की पावर को समझा नहीं था। कालू सेठ का गुंडा भालू उसके ऊपर बहुत तेजी से गिरा। कालू ने उसे पकड़कर खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो इतना तेजी से उड़ता हुआ आया था कि कालू संभाल ही नहीं सका और वो दोनों तेजी से उड़ते हुए पीछे की दीवार से टकरा गए। कुछ हड्डियां कालू सेठ की तो कुछ हड्डियां भालू की थी, मगर आवाज बहुत सारी हड्डियां टूटने की आई थी। कालू सेठ बहुत जोर जोर से दर्द से चिल्ला रहा था। उसने अपने ही गुंडे भालू को बहुत हल्का फुल्का समझने की तो भूल की ही थी, साथ ही में धनुष को छोटा बच्चा समझने की भूल उसे बहुत ज्यादा महंगी पड़ चुकी थी। एक ही हिट में वो दोनों अब महीनों तक बेड से उठने लायक नहीं रह गए थे। धनुष कालू सेठ को यूं दर्द में रोता हुआ देखकर फिर गुस्से से चिल्लाता है, उठ कालू, अगर तू आज नहीं उठेगा तो फिर आगे कभी उठने के काबिल भी नहीं रह जाएगा। धनुष ने जैसे ही कालू को हवा में उछलता हुआ देखा था, उसके बाद उसकी नजर बाकी के 5 गुंडों पर भी गई जो कालू सेठ के साथ आए थे। धनुष ने देखा कि वो पांचों बिना पलक झपकाए कालू को हवा में उड़ते हुए देख रहे हैं, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो अपनी जगह से हिलकर कालू सेठ को बचाने की कोशिश भी कर सके या फिर से धनुष पर हमला करने की कोशिश भी कर सके। लेकिन अचानक से उन पांचों के शरीर में न जाने कहां से जान आ गई और वो उठने की कोशिश करने लगे। धनुष भी अपनी पोजीशन ले चुका था नेक्स्ट अटैक के लिए, लेकिन धनुष ने देखा कि वो पांचों गुंडे धनुष पर अटैक करने के बजाय रेस्टोरेंट के दरवाजे की ओर भाग रहे हैं। धनुष के एक्सप्रेशंस उन पांचों को भागता हुआ देखते ही चेंज हो गए। उसका गुस्सा एक अलग सी तेजी में बदल गया था और वो उन्हें भागता देख जोर से चिल्लाया, भाग कहाँ रहे हो कमीनों? तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे? धनुष ने तभी अपने राइट हैंड से वहां रखी फोक्स में से एग्जैक्टली 5 फोक को उन भागते हुए गुंडों की ओर उछाल दिया और जैसा कि उसने सोचा था वो पांचों फोक्स उन सभी गुंडों की थाइस में लगभग आधे से ज्यादा घुस चुके थे। पांचों गुंडे पैरालाइज्ड होकर जमीन पर गिर पड़े। कांटेदार फोक्स उनकी थाइस की हड्डियों में घुस चुके थे। पूरा रेस्टोरेंट उनके दर्द से चिल्लाने की आवाजों से गूंज रहा था। करीब 10,000 सालों तक इमॉर्टल वर्ल्ड में राज करने के बाद धनुष के नेचर में एक अजीब सा डोमिनेटिंग ट्रेट आ चुका था। उसकी सोल के इमॉर्टल वर्ल्ड से वापस उसके शरीर में आने के बाद भी उसका वो नेचर वैसे का वैसा ही था। हालांकि उसने 1 महीने तक स्कूल में रहकर ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर साधना की थी, लेकिन फिर भी उसकी सोल के अंदर जो राजा वाला एटीट्यूड था वो 1% भी कम नहीं हुआ था। और जब उन गुंडों ने धनुष पर अटैक किया तो उसे लगा कि वो फिर से इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच चुका है। जमीन पर पड़े हुए वो पांचों दर्द से बुरी तरह से कर रहे थे। धनुष उनकी उन चीखों को शायद और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए तभी उसने वहां रखी बाकी की फोक्स को अपने हाथों में लिया और उन गुंडों को दिखाते हुए जोर से चिल्लाया, अगर तुम लोगों ने चिल्लाना बंद नहीं किया तो अब की बार ये फोक्स तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा। धनुष के हाथों में वो फोक्स और उसे गुस्से में देखकर पांचों गुंडे बुरी तरह से डर गए थे, इसलिए वो चुप हो गए। हालांकि उन्हें अब भी दर्द काफी तेज था। तब उन्होंने अपने हाथों से अपने मुंह को जोर से दबा लिया ताकि धनुष उनकी दर्द से भरी चीख ना सुन सके। ये गुंडे लोग हमेशा से ही सिर्फ बूढ़े और औरतों को ही परेशान करते और उन्हें डराते हुए आए थे। उन्होंने कभी ना तो खून देखा था ना ही बहाया था।
वो गुंडे हमेशा से ही आरती के रेस्टोरेंट में आकर वहाँ अपनी मनमानी चलाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि रेस्टोरेंट की मालिक एक विडो है जिसका एक पागल बेटा है। उन पांचों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि जिस लड़के को वो पागल समझते थे वो उनका ये हाल भी कर सकता है। एक तो फोक्स हड्डियों में गड़े होने का दर्द और ऊपर से उन्हें दर्द में चिल्लाने की भी परमिशन नहीं है, और वो फोक्स इतनी आसानी से उनकी थाई से निकाली भी नहीं जा रही थी। कुछ देर दर्द से तड़पने के बाद वो पांचों गुंडे रेंगते हुए कालू सेठ और अपनी साथी भालू तक पहुंचे और हड्डियां टूटने के दर्द को ना सहन कर पाने के कारण बेहोश हुए। उन दोनों के ऊपर पानी छिड़क कर उठाने की कोशिश करने लगे। उन्हें पता था कि अब उनकी मदद बस कालू सेठ ही कर सकता है। लेकिन जैसे ही कालू सेठ होश में आता है और देखता है कि उसके पांचों साथी उसके आसपास है, तो वो जोर से चिल्लाया, मारो इस साले को, छोड़ना मत, जान से मार डालो, पुलिस को मैं देख लूंगा, उसकी चिंता मत करो, मैं इसका खून अपने सर पर ले लूंगा। कालू सेठ उठने की कोशिश कर रहा था, तभी जोर से एक आवाज आई, बूम, और कालू सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा तो उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा। कालू सेठ ने गर्दन फर्श की ओर झुकाकर खून थूकने की कोशिश की और देखा कि खून के साथ उसके कई सारे दांत भी जमीन पर गिरे पड़े हैं। तभी उसकी आंखें अपने पांचों गुंडों के पैरों पर भी गई और उसने उनके पैरों में गड़े हुए वो फोक्स देखे, तो उसे समझ में आ गया कि जो बेचारे खुद नहीं हिल पा रहे थे वो धनुष को कैसे मारेंगे। कालू सेठ को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे आखिर क्या फील करना चाहिए, दर्द, डर या फिर गुस्सा, और या फिर एक स्कूल जाने वाले बच्चे से इतनी बुरी तरह मार खाने की बेइज्जती, वो भी उस इलाके में जहां पिछले 20 सालों से उसके सामने कोई तेज आवाज में बात करने की कोशिश भी नहीं करता था। कालू सेठ फ्रस्ट्रेट होकर खुद से ही कहता है, क्या मैं पिट चुका हूँ? वो बार बार अपने मुंह से बह रहे खून को रोकने की कोशिश करता हुआ फिर खुद से कहता है, इतने छोटे से बच्चे ने मुझे अपने बचाव में लड़ने का मौका भी नहीं दिया और मैं उससे बिना लड़े ही हार चुका हूँ। कालू सेठ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ है। आज सुबह उठकर उसने किसका मुंह देखा था कि उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। रेस्टोरेंट में फिर एक बार सन्नाटा छा गया था। पांचों गुंडे धनुष की धमकी के कारण अपना मुंह दबाकर अपने दर्द से भरी चीख को रोक रहे थे, और कालू सेठ जो खुद भी बहुत दर्द से तड़प रहा था पर अपने मुंह से आवाज नहीं निकलने दे रहा था। उसे पता था कि बेशक उसे बुरी तरह से पीटा गया हो, लेकिन वो है तो फिर भी डॉन ही, और आज उसकी भी वही हालत हो चुकी है जैसी कभी उन लोगों की होती थी जो बेइज्जती के डर से उसके मुंह नहीं लगते थे। तभी कालू सेठ को अपनी ओर आती हुई जूतों की आवाज सुनाई देने लगी, ठक ठक ठक। स्कूल से सीधे वहां आया धनुष अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म में ही था, और उसके स्कूल के लेदर शूज उस सन्नाटे में बड़ी ही डरावनी आवाज पैदा कर रहे थे। धनुष कालू सेठ के नजदीक आकर उससे कहता है, कालू सेठ, क्या तू इन सभी की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? धनुष में जो फर्मनेस थी उससे साफ पता लग रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अब तक कालू सेठ भी समझ चुका था कि धनुष को हराना इम्पॉसिबल है। फिर कालू सेठ अपना दिमाग चलाता है और धनुष से कहता है, धनुष, तुझे ये बात समझनी होगी कि तू और तेरी माँ यहाँ एक छोटी सी दुकान चलाते हो, और मैं और मेरे साथ ही यहाँ के गुंडे हैं। इसलिए अब तू अगर हमें जान से नहीं मार देता तो यहाँ चैन से अपनी दुकान नहीं चला पाएगा। कालू सेठ धनुष की बातों से ये समझ चुका था कि धनुष एक स्ट्रॉन्ग मैन है और उसे कोई भी धमकी देकर डराया नहीं जा सकता। इसलिए वो ऐसी ट्रिक आजमाता है जिससे कि हर शरीफ आदमी डरता है, और वो है किसी के कत्ल के जुर्म में जेल जाने का डर। कालू सेठ बहुत से ऑर्डिनरी लोगों को ऐसे ही जेल, पुलिस का डर दिखाकर पहले भी अपनी मनमानी कर चुका है। इसी डर से लोग उसके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेंट नहीं करते थे। कालू सेठ भी एक डॉन था, इसलिए उसने धनुष से माफी नहीं मांगी। उल्टा वो तो उसे उसके स्कूल जाने के बाद उसकी माँ के अकेला रेस्टोरेंट पर होने का डर दिखा रहा था। लेकिन कालू सेठ ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, धनुष के हाथ में पहले से ही मौजूद फोक्स को धनुष ने कालू सेठ की थाइस में गाड़ दिया था। दर्द से कालू सेठ हवा में उछलने लगा।
दर्द से तड़पता हुआ कालू सेठ फर्श पर पड़ा था। वो अपने पैर को पकड़कर बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। धनुष उसके सामने खड़ा है। वो उससे कहता है, कालू सेठ, यहाँ से बाहर जाकर किसी से ये मत कहना कि मैंने तुझे माफी मांगने का भी चांस नहीं दिया। यहाँ से जाने के बाद तू जिसे चाहे अपनी मदद करने के लिए बुला सकता है। मुझे भी यही देखना है कि तुम मुझे और मेरी माँ को यहाँ रहने और काम करने से कैसे रोक सकता है। धनुष ने मॉर्टल वर्ल्ड में बिताए 10,000 सालों में ये अच्छी तरह से सीख चुका था कि अपने दुश्मन को कभी भी इस लायक मत छोड़ो कि वो तुम पर दोबारा हमला करने की सोच भी सके। इसीलिए धनुष कालू सेठ पर अपनी पूरी जान लगाकर हमला कर रहा था। धनुष कालू सेठ को इतना दर्द देना चाहता था कि दोबारा वो उसकी माँ आरती की ओर आंख उठाने की कोशिश भी ना करे। क्या धनुष कालू सेठ को जिंदा छोड़ देगा? कालू सेठ धनुष के कारण हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेगा या नहीं, जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। डस्टबिन। धनुष कालू सेठ और उसके गुंडों को मार मार अधमरा कर देता है। कालू सेठ को धनुष पीटते हुए तेल और कूड़े से भरे हुए गंदे डस्टबिन में फेंक देता है। तब उसके बाकी साथी धनुष से माफी मांगते हुए बताते हैं कि उन्हें धनुष के रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ करने के लिए किसी और ने पैसे दिए थे। स्टोरी। ये पहली बार नहीं था कि कालू सेठ के गुंडे रेस्टोरेंट में आकर आरती और बाकी लोगों को परेशान कर रहे थे, बल्कि वो ऐसा पिछले 6 महीनों से लगातार करते आ रहे थे। और इस महीने उनकी ये हरकतें काफी बढ़ गई थी। फ्री में आकर खाना, रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोगों को परेशान करना, लड़कियों को छेड़ना उन गुंडों ने अपना फेवरेट टाइम पास बना लिया था। इसी वजह से धनुष ने सोच लिया था कि एक बार तो इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अब क्योंकि धनुष ने कालू सेठ के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, तो अगर उसने कालू सेठ को ऐसे ही छोड़ दिया तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, क्योंकि कालू सेठ उस इलाके में पिछले 20 सालों से अपना राज चला रहा है और धनुष की वजह से उसकी जो पूरे इलाके के सामने बेइज्जती हुई है वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए धनुष को ये प्रॉब्लम गुंडों को मार मार अधमरा कर देता है। कालू सेठ को धनुष पीटते हुए तेल और कूड़े से भरे हुए गंदे डस्टबिन में फेंक देता है। तब उसके बाकी साथी धनुष से माफी मांगते हुए बताते हैं कि उन्हें धनुष के रेस्टोरेंट में तोड़ फोड़ करने के लिए किसी और ने पैसे दिए थे। स्टोरी। ये पहली बार नहीं था कि कालू सेठ के गुंडे रेस्टोरेंट में आकर आरती और बाकी लोगों को परेशान कर रहे थे, बल्कि वो ऐसा पिछले 6 महीनों से लगातार करते आ रहे थे। और इस महीने उनकी ये हरकतें काफी बढ़ गई थी। फ्री में आकर खाना, रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी लोगों को परेशान करना, लड़कियों को छेड़ना उन गुंडों ने अपना फेवरेट टाइम पास बना लिया था। इसी वजह से धनुष ने सोच लिया था कि एक बार तो इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अब क्योंकि धनुष ने कालू सेठ के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, तो अगर उसने कालू सेठ को ऐसे ही छोड़ दिया तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, क्योंकि कालू सेठ उस इलाके में पिछले 20 सालों से अपना राज चला रहा है और धनुष की वजह से उसकी जो पूरे इलाके के सामने बेइज्जती हुई है वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए धनुष को ये प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व करनी ही होगी। कालू सेठ जमीन पर दर्द में जरूर चीखें मार रहा था, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में साफ पता लग रहा था कि वो धनुष से बदला लेने के लिए तड़प रहा है। कालू सेठ ने ये कभी नहीं सोचा था कि धनुष उसकी बात पर ऐसे रिएक्ट करेगा। उसे स्कूल जाने वाले बच्चों की वजह से बहुत बेइज्जती फील करनी पड़ रही थी। तभी धनुष उससे कहता है, मैं तुझे सिर्फ 10 मिनट और दूंगा कालू सेठ, और अगर इन 10 मिनट में कोई भी तुझे बचाने नहीं आया तो मैं तुझे आज ही अभी खत्म कर दूंगा। धनुष ने इस तरीके से बोला था कि कालू सेठ को पूरी तरह यकीन हो जाए कि अगर उसे कोई बचाने नहीं आया
तो पक्का धनुष उसे मार डालेगा। उसकी आवाज में ही इतना कॉन्फिडेंस था। कालू सेठ चाहता तो बहुत सारे लोगों को हेल्प के लिए बोल सकता था, लेकिन दूर बैठे लोग उसकी क्या ही मदद कर पाएंगे, और वो खुद इस हालत में नहीं था कि वहां से उठकर रेस्टोरेंट के बाहर तक भी जा सके। जिस तरह दूर बह रही नदी का पानी तुम देख तो सकते हो, पर पीने के लिए तुम्हें उसके पास जाना ही पड़ेगा। वही हाल इस वक्त कालू सेठ का था। इस वक्त उसकी कोई मदद कर सकता था तो वो था सिर्फ धनुष खुद। इसलिए कालू सेठ अपनी आवाज को थोड़ा नर्म करता हुआ धनुष से कहता है, धनुष, तुम मेरे बेटे जैसे हो, और वैसे भी हम एक दूसरे के पड़ोसी ही तो है। छोटी सी बात पर मेरी जान लेकर तुम्हें कौन सी खुशी मिल जाएगी। धनुष कालू सेठ की बात सुनकर नीचे झुकता है और उसके चेहरे की मसल्स अचानक से बहुत टाइट हो जाती है। गुस्से में दांत पीसता हुआ धनुष कालू सेठ के जबड़े पर बहुत जोर से मुक्का मार देता है और फिर कहता है, पड़ोसी? पड़ोसी है हम? हाँ? तूने पिछले महीने क्या किया था, वो याद है तुझे? और ये कहते ही धनुष एक और मुक्का कालू सेठ के मुंह पर जड़ देता है। कालू सेठ दर्द से बिलबिला उठता है। वो फिर अपनी टूटी फूटी जुबान से मुंह से खून फेंकता हुआ धनुष से कहता है, धनुष, तू ठीक नहीं कर रहा है। तू यहाँ एक बिजनेस कर रहा है और हम इस इलाके के लोकल गुंडे हैं। मेरे साथ ऐसा करके तू अपने लिए मुसीबतें बढ़ा रहा है। धनुष कालू सेठ की बात सुनकर एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके अपनी गर्दन एक साइड में झटक कर उससे कहता है, अच्छा, ऐसा है तो फिर तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि मेरे गुस्से का मुझको कितना हर्जाना भरना पड़ेगा। धनुष जोर से हंसता है, फिर अचानक से ही एकदम सीरियस होकर कालू सेठ के मुंह पर लगातार मुक्कों की झड़ी लगा देता है। कालू सेठ ने लगभग 20 साल से उस इलाके में राज किया था। नदी के आसपास के इलाकों का सबसे बड़ा भाई बोला जाता था। उस इलाके में कोई भी नया काम उसके यहाँ चढ़ावा चढ़ाए बिना स्टार्ट ही नहीं होता था। आज से पहले उस इलाके में कभी किसी ने उसकी बात टालने की कोशिश तक नहीं की, और आज जैसे उन 20 सालों का हर्जाना वो एक साथ ही भर रहा था। जिसकी तरफ उंगली उठाकर भी लोग बात करने से डरते थे, उसे धनुष ने पंचिंग बैग बना दिया था। इससे पहले कालू सेठ धनुष को इतना खतरनाक नहीं समझता था। वो उसकी नजरों में एक हार्मलेस स्कूल बॉय से ज्यादा और कुछ नहीं था। लेकिन धनुष से इतनी पिटाई खाने के बाद वो धनुष से आंखें मिलाने में भी डरने लगा था और उसकी तरफ बड़ी ही सावधानी से देख रहा था, क्योंकि अब उसे धनुष के चेहरे में एक किलर दिखाई दे रहा था। लेकिन धनुष की आंखें कुछ और ही कहती थी। वो बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए रखती थी, और ऐसे लोग गुंडे लोगों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कालू सेठ का पूरा चेहरा खून से सन चुका था। उसकी हालत देखकर शायद उसे कोई पहचान भी ना सके। फिर धनुष अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और कालू सेठ के साथ आए बाकी के 5 गुंडों की ओर देखकर कहता है, मुझे लगता है कालू को मेरी बात ढंग से समझ नहीं आ पा रही है। इसके कानों में शायद कोई डिफेक्ट हो गया है, या फिर इसके दिमाग की समझने वाली नस मेरे मुक्कों के कारण दब गई है। इसलिए अगर तुम लोग ठीक हो तो जल्दी से अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला लो। उन लोगों ने जब देखा कि धनुष उनकी ओर ही देख रहा है तो वो डर के कारण कांपने लगे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने ही कालू सेठ को यूं पिटाई खाते हुए देखा। उन लोगों ने धनुष के अपनी ओर देखते ही उससे नजर चुराते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया था, और अंदर ही अंदर वो बुरी तरह से डर रहे थे। 5 डरकर यही सोच रहे थे कि अगला नंबर किसका होगा। धनुष उन्हें वैसे ही चुपचाप पड़े हुए देखकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को मेरी बात समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तुम में से कोई भी दया के लायक नहीं है। उसके बाद धनुष कालू सेठ को जमीन पर घसीटना शुरू कर देता है और उसे घसीटता हुआ डस्टबिन के पास ले जाकर उसमें पटक देता है। कालू सेठ के डस्टबिन में गिरते ही उसके अंदर से बहुत सारा कूड़ा निकलकर फर्श पर फैल जाता है। रेस्टोरेंट के डस्टबिन में बहुत सारा गंदा पानी और तेल भरा हुआ था, जो कालू सेठ के उसमें गिरने से बाहर निकल गया था, और एक अजीब सी बदबू भी वहां चारों ओर फैल गई थी।
कालू सेठ डस्टबिन में गिरने के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। कालू सेठ के हाथ तो पहले ही धनुष ने किसी लायक नहीं छोड़े थे, इसलिए वो डस्टबिन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जितना ज्यादा वो अपना शरीर हिला हिला कर उस तेल से भरे हुए डस्टबिन से निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा उसमें अंदर धंसता जा रहा था। डस्टबिन के अंदर का गंदा तेल उसकी नाक और मुंह में अंदर जा रहा था। कालू सेठ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और धीरे धीरे उसकी छटपटाहट भी कम होती जा रही थी और थोड़ी ही देर में डस्टबिन के अंदर से कालू सेठ के हिलने डुलने की हरकत बिल्कुल बंद हो गई। कालू सेठ जहां डूबा हुआ था वहां से थोड़ी थोड़ी देर में पानी के बुलबुले बाहर आ रहे थे। वहां मौजूद बाकी के 6 गुंडे धनुष की ओर खुले मुंह से देख रहे थे। धनुष डस्टबिन के पास ही खड़ा था और वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे पता ही ना हो कि उस डस्टबिन के अंदर कोई मर रहा है। बाकी के गुंडे अब धनुष को अनसुना नहीं कर रहे थे। आज से पहले कालू सेठ उन लोगों के लिए भगवान से कम नहीं था। वो सोचते थे कि कालू सेठ इतना पावरफुल है कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि धनुष कालू सेठ को इतनी बुरी तरह मार रहा है कि उसे खुद को बचाने तक का मौका नहीं मिल पा रहा है, तब धनुष की वो खतरनाक इमेज उनके दिमाग में अच्छी तरह बैठ चुकी थी। इसलिए उन 6 लोगों में से कोई भी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि आगे बढ़कर धनुष को रोककर कालू सेठ को बचा ले। तभी धनुष उन लोगों से कहता है, 6 मिनट बीत चुके हैं, तुम लोगों ने अभी तक किसी को भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे लगता है कि तुम में से कोई वापस जाना ही नहीं चाहता। वो 6 के 6 गुंडे तो डस्टबिन की ओर आंख गड़ाए हुए थे और कालू सेठ के फिर से हिलने डुलने का वेट कर रहे थे। धनुष की आवाज ने उनके इस ध्यान को तोड़ दिया था। 6 में से 2 गुंडे इतने ज्यादा डरे और दर्द में थे कि धनुष की आवाज सुनते ही जमीन पर फिर से गिर गए और बाकी के 4 बुरी तरह से कांप रहे थे। वो बहुत ही डरी हुई आंखों से धनुष की ओर देख रहे थे। धनुष आगे उनसे कहता है, सभी लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी। जब तुम लोगों को किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है तो इसका मतलब तुम सब लोग भी कालू सेठ की तरह ही इस डस्टबिन में जाना चाहते हो। कालू सेठ को भी डस्टबिन में पड़े हुए काफी देर हो चुकी थी। अब उसने बिल्कुल हिलना डुलना या डस्टबिन से निकलने की कोशिशें बंद कर दी थी। तब धनुष ने अपनी आईब्रोज चढ़ाकर उस डस्टबिन की ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद हाथ डालकर कालू सेठ का पैर पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। धनुष उन 6 गुंडों में से सिर्फ उस भालू को ही घूर कर देख रहा था जिसने उसके ऊपर सबसे पहले हमला किया था। भालू भी समझ चुका था कि अब डस्टबिन में जाने का उसका नंबर है और उसके वहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी धनुष तेजी से आगे बढ़ता है और अगले ही पल भालू डस्टबिन के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन उस भालू जैसे दिखने वाले गुंडे के हाथ पैर कालू सेठ की तरह अभी तक टूटे हुए नहीं थे, इसलिए वो बड़ी जल्दी हाथ पैर मारकर उस डस्टबिन से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही भालू ने गहरी सांस ली ही थी कि उस गहरी सांस को भी उसे बाहर छोड़ने का मौका नहीं मिला। उसके दोनों हाथों में धनुष ने फॉक्स घुसेड़ दिए थे। वो बुरी तरह दर्द से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। उसे चिल्लाते हुए देखकर धनुष जैसे इरिटेट हो गया था, इसलिए उसने ज्यादा इंतजार किए बिना उसे फिर से डस्टबिन में फेंक दिया। मगर इस बार भालू बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर पाया क्योंकि धनुष ने पहले ही उसके हाथों में फोक्स घुसेड़ दिए थे, जिससे कि वो अब किसी भी चीज को मजबूती से नहीं पकड़ सके। बाकी के 5 गुंडे अब अपने भालू जैसे दिखने वाले साथी को भी उस लंबे चौड़े डस्टबिन के अंदर तड़पते देख रहे थे और डस्टबिन के ठीक बाहर कालू सेठ मुर्दों की तरह बेजान पड़ा था। वो 5 समझ चुके थे कि अब उन्हें धनुष से कोई भी नहीं बचा सकता। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कालू सेठ और उनका लंबा तगड़ा साथी ऐसे डस्टबिन में कूड़े के बीच तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे होंगे। कालू सेठ और भालू का क्या होने वाला है ये वो 5 समझ चुके थे। तब उन लोगों ने एक दूसरे की ओर अचानक से देखा और फिर सब एक साथ धनुष के सामने घुटने टेक कर बैठ गए और रो रो कर बोलने लगे, धनुष, तुम हम लोगों के ऊपर सारा इल्जाम मत डालो। हमें तो किसी ने पैसे दिए थे तुम्हारा रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने के लिए। प्लीज हमें माफ कर दो। आगे से हम में से कोई भी तुम्हारे रेस्टोरेंट की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उनमें से दूसरा गुंडा पहले वाले की बात खत्म होते ही बोलता है,
धनुष भाई, हमें किसी ने पैसों का लालच देकर ये सब करने को बोला था, तुम्हें तो पता ही है, और कुछ तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए थोड़े से पैसों के लालच में यहाँ तोड़फोड़ करने आ गए। इसमें सारी गलती हमारी नहीं है। इससे पहले कि धनुष एक की बात को ध्यान से समझ पाता, अगले वाला बोल उठता है। धनुष भाई, रेस्टोरेंट का सामान तोड़ने की गलती हमसे जरूर हुई है, मगर हमने तुम्हारी माँ पर हाथ नहीं उठाया, हमने तो उन्हें टच भी नहीं किया। हम में से सबसे ज्यादा कठोर दिल के आदमी कालू सेठ और हरे बालों वाला भालू ही था। हम लोग तो बस बैकअप के लिए है। वो पांचों एक एक करके अपनी अपनी मजबूरियां धनुष के सामने बोलते चले गए। वो गुंडे धनुष से लगभग दुगनी उम्र के होकर भी धनुष को डर के मारे भाई बोल रहे थे। धनुष को भी ये काफी अजीब लग रहा था, लेकिन धनुष ने इससे भी बुरी सिचुएशन इमॉर्टल वर्ल्ड में देखी हुई है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा देर तक उनकी बातें अजीब नहीं लगी। धनुष को मालूम था कि जब दुश्मन को अपनी जान का डर होता है तो वो बचने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। धनुष को ये बात भी अच्छे से समझ आती है कि सोसाइटी के हर लेवल का आदमी अपने अपने तरीके से क्राइम करता है। ज्यादा पैसे वाले लोग करप्शन और स्कैम करते हैं, और सोसाइटी के छोटे लोग उन सड़क छाप गुंडों की तरह दूसरों की दुकानें लूटते हैं। क्या कालू सेठ और उसका साथी मर चुके हैं? क्या पुलिस धनुष को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कालू सेठ धनुष को कालू सेठ धनुष को बता देता है कि उस पर हमला करवाने वाला उसका अपना मामा अर्चित कुमार है। धनुष डिसाइड कर लेता है कि वो अपने मामा से इस बात का बदला लेकर रहेगा। धनुष कालू सेठ और उसके आदमियों को 3 दिन का टाइम देता है अपना रेस्टोरेंट का कंपनसेशन देने के लिए। स्टोरी। पांचों गुंडे धनुष के सामने रो रो कर उससे अपनी जान की भीख मांग रहे थे और बड़े ध्यान से धनुष के रिएक्शंस नोट कर रहे थे। उन्हें डर था कि धनुष कभी भी गुस्से में आकर उनका भी कालू सेठ और भालू जैसा हाल कर सकता है। पहले यही गुंडे धनुष को एक स्कूल का बच्चा समझते थे जिसे कार एक्सीडेंट की वजह से दिमाग में कुछ कमी आ गई थी और वो पागलों जैसी हरकतें करता है। लेकिन आज उन लोगों ने धनुष का जो रूप देखा था, उसके बाद उनकी नजरों में धनुष कोई हीरो से कम नहीं था। वो एक साथ कई लोगों की पिटाई कर सकता है और ऐसे गुंडे हमेशा ऐसे लोगों की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो कि मार धाड़ में अच्छे हो। आज से पहले उन्हें जो भी धनुष के बारे में पता था, वो उन सभी बातों को भूल चुके थे। कुछ ही देर में सब अचानक से शांत हो गए। पांचों गुंडे अब चुपचाप धनुष के सामने बैठे उसके रिएक्शन का वेट कर रहे थे। काफी देर से गर्दन नीचे करके सोचता हुआ अपनी नजरें ऊपर उठाता है और उन लोगों से पूछता है, हमारा रेस्टोरेंट तोड़ने के लिए किसने तुम्हें पैसे दिए थे? वैसे तो धनुष का प्लान उन लोगों को जान से मारने का ही था, लेकिन जब वो गर्दन झुकाकर बैठा था तो वो अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। उसे पता था कि उन गुंडों को मारना उसके लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, पर उनका मर्डर करने के बाद उसके साथ जो होगा वो तो होगा ही, पर उसकी माँ की जिंदगी जरूर खत्म हो जाएगी, क्योंकि धनुष अपनी माँ के जीने का एक ही सहारा है। इसी वजह से धनुष ने ना चाहते हुए भी खुद को कंट्रोल कर लिया था। अगर उसे अपनी माँ का ख्याल ना होता तो डेफिनेटली धनुष उन लोगों को वही मार देता। उसे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। उन गुंडों ने जो धनुष से बोला था, उसके बाद धनुष के दिल में उनके लिए सिंपैथी जरूर पैदा हो चुकी थी। धनुष सोच रहा था कि ये बेचारे छोटे मोटे गुंडे हैं जिन्होंने सिर्फ उसके रेस्टोरेंट का सामान तोड़ा है। उन्होंने उसकी माँ को हाथ तक नहीं लगाया है, इसलिए उनके लिए इतनी सजा ही काफी है जितनी धनुष ऑलरेडी उन्हें दे चुका था। और वैसे भी उनके पीछे कोई और था जो ये सब खेल रच रहा था। उनमें से एक गुंडा धनुष से कहता है, धनुष भाई, वो करीब 50 साल का आदमी था और उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे। उसी ने हमें पैसे दिए थे तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन उसने बात सिर्फ कालू सेठ से ही की थी। हम लोगों को उस आदमी की असलियत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उस गुंडे की बात धनुष बहुत ध्यान से सुन रहा था। फिर उनमें से दूसरा गुंडा शमीम कहता है, मैंने कालू सेठ और उस आदमी की थोड़ी सी बात सुनी थी। वो आदमी आपसे बहुत नफरत करता है। वो यही चाहता है कि किसी भी तरह से तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए, और बाद में वो तुम्हें जान से मारने की बात भी कर रहा था। शमीम बहुत धीमे धीमे से धनुष को सब कुछ बता रहा था, लेकिन तभी
डस्टबिन के पास से एक आवाज आई और वो चुप हो गया। लल्लू और शमीम, तुम लोगों को अगर आज ही मरना है तो उसका नाम बता दो। मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों को यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा। कालू सेठ को थोड़ा थोड़ा होश आ चुका था और उसने होश में आने का बहुत अच्छा समय भी चुना था। हालांकि अभी भी उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो ढंग से बोल भी सके, लेकिन आखिर डॉन होता तो डॉन ही है। कालू सेठ उन दोनों को ऐसे घूर रहा था जैसे कि किसी भी वक्त उसकी आंखों से आग निकलेगी और लल्लू शमीम जलकर मर जाएंगे। कालू सेठ की धमकी सुनकर शमीम कहते कहते चुप हो गया था। धनुष अपनी जगह शांत बैठा हुआ लल्लू और शमीम से उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था जिसने उसकी माँ और उस पर यह हमला करवाया था। और कालू सेठ ने बीच में बोलकर शायद फिर से अपनी शामत बुला ली थी। अगले ही पल काफी देर से डस्टबिन में पड़े हुए भालू को बाहर निकाला गया और कालू सेठ को फिर से डस्टबिन में फेंक दिया गया। और ये सब करने में धनुष को बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा। ग्रीन कलर के बाल और भालू जैसे शरीर वाला उनका छठा साथी अब डस्टबिन के बाहर बेहोश पड़ा था और उसके मुंह और नाक से झाग निकल रहे थे। उसके पूरे शरीर पर डस्टबिन का कूड़ा और गंदा काला तेल चिपका हुआ था। धनुष वापस अपनी जगह पर आकर बैठ चुका था और बैठते ही उसने शमीम से कहा, शमीम आगे बोल। धनुष ने अपने पीछे से एक कपड़ा उठाया और उसके हाथ पोंछने लगा। शमीम ने डस्टबिन की ओर देखा जहां कालू सेठ फिर से पहले की तरह बाहर आने के लिए छटपटा रहा था और डस्टबिन के बाहर भालू था जिसके मुंह से अब तेल के बुलबुले निकल रहे थे। शमीम ने एक गहरी सांस ली और आगे हकलाते हुए बोला, धनुष भाई, वो सनग्लासेस वाला आदमी कह रहा था कि अगर हम तुम्हारे पैर काट देंगे तो वो हमें 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देगा। धनुष शमीम की बात सुनकर शॉक हो गया था और सोच में पड़ गया था कि कौन है जो उससे इतनी नफरत करता है कि उसके हाथ और पैर काट डालना चाहता है। धनुष को अपना कोई भी ऐसा दुश्मन याद नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर के लिए धनुष वैसे ही बैठा हुआ शमीम की ओर देखता रहा और शमीम को देखकर उसे ये अंदाजा हो गया था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। धनुष तेजी से अपनी जगह से उठा और डस्टबिन के पास जाकर उसने डस्टबिन में जोर से लात मारी और फिर कालू सेठ को उसके कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाया जिससे कि वो थोड़ी सी फ्रेश एयर इनहेल कर सके। जैसे ही कालू सेठ ने हल्की फुल्की आंखें खोलकर अपने सामने खड़े धनुष को देखा, धनुष ने उससे पूछा, कालू सेठ, मुझे उस आदमी का नाम जानना है जिसने तुझे मेरे हाथ पैर काटने के लिए पैसे दिए हैं। कालू सेठ धनुष को देखकर फिर से बेहोश हो गया था। धनुष ने उसे बाहर उठाकर फेंका और किचन में चला गया। कुछ ही देर में धनुष अपने हाथ में किचन से गर्म पानी लेकर कालू सेठ के पास गया और उसके ऊपर उड़ेल दिया। गर्म पानी पड़ते ही जैसे मरे हुए कालू सेठ में उसकी आत्मा फिर से आ गई थी। वो जोर जोर से जलन के कारण चिल्लाने लगा था। धनुष ने उससे इस बार बहुत तेज आवाज में गुस्से से पूछा, मैंने पूछा किसने तुझे पैसे दिए थे मुझे मारने के लिए? कालू सेठ गुस्से और गर्म पानी दोनों की जलन में तड़पता हुआ धनुष की ओर देख रहा था। वो धनुष को कुछ गालियां देने ही वाला था कि उसे अपनी पिछली पिटाई याद आ गई। फिर कालू सेठ ने अपने वर्ड्स वापस से अंदर ही निकल लिए। कालू सेठ 20 सालों से अंडरवर्ल्ड में काम कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से किलर्स देखे थे, पर धनुष जैसा सनकी वो पहली बार देख रहा था। कालू सेठ अब तक ये अच्छी तरह से समझ चुका था कि अगर उसने धनुष की बातों को ज्यादा देर के लिए इग्नोर किया तो धनुष किसी भी वक्त उसका मर्डर कर सकता है। कालू सेठ उस वक्त पहली बार जिंदगी में इतना मायूस और हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट उससे कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसमें थोड़ी भी जान होती तो वो धनुष के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा रखता था। अगर तू अब भी चुप रहा तो तू आज के बाद कभी बोल ही नहीं पाएगा। फिर से एक बार कालू सेठ के ऊपर गर्म उबलता हुआ पानी गिरने ही वाला था क्योंकि धनुष अपनी बात खत्म करते ही पास में रखा गर्म पानी से भरा जार उठा चुका था। लेकिन इस बार पानी गिरने से पहले ही कालू सेठ जोर जोर से चिल्लाया, मैं बताता हूँ। कालू सेठ ने गर्म पानी को देखा ही था, साथ में धनुष की गुस्से से उबलती हुई आंखें भी देख ली थी।
वो समझ चुका था कि ये लड़का सनकी है और अगर उसे उसकी बात का जवाब जल्दी ही नहीं मिला तो वो कुछ भी कर सकता है। कालू सेठ पहले से ही दर्द में बिलबिला रहा था। वो तो चाहकर भी हाथ नहीं जोड़ सकता था क्योंकि उसके हाथ तो धनुष ने पहले ही तोड़ दिए थे। कालू सेठ ने इस बार कोई चालाकी नहीं दिखाई और वो तोते की तरह धनुष के सामने एक सांस में सारी सच्चाई बोलता चला गया। उसने धनुष को बताया, वो सनग्लासेस वाला आदमी कुमार इंडस्ट्रीज का सेल्समैन था। ऐसा लग रहा था कि तुमने उसके बॉस को बहुत गहरा सदमा दिया है, इसलिए वो तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुम्हारे हाथ पैर कटवाने के लिए उसने हमें पैसे दिए थे। कुमार इंडस्ट्रीज? ये नाम सुनकर एक बार में धनुष के लिए कालू सेठ की बात पर भरोसा करना मुश्किल था, इसलिए उसने अपनी जुबान से नाम रिपीट करके फिर से कालू सेठ से कंफर्म किया। और जब कालू सेठ ने दोबारा वो नाम कंफर्म किया, धनुष गुस्से में कांपने लगा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका सगा मामा इस हद तक गिरी हुई हरकत कर सकता है। धनुष ने अपने मामा को पिछली बार सिर्फ और सिर्फ इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसके ब्लड रिलेशन में था और वो ही ब्लड रिलेशन उसे और उसकी माँ को जान से मारना चाहता है। धनुष गुस्से में लाल हो चुका था। उसे पहले कभी अपने शरीर में इतनी गर्मी आज तक महसूस नहीं हुई जितनी कि आज कालू सेठ से सच सुनने के बाद हुई है। धनुष का मामा अर्चित एक रियल एस्टेट डेवलपर है और सिटी में कई जगह उसकी बनाई हुई बिल्डिंग्स है। धनुष अपने रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर की ओर देखकर उसी डायरेक्शन में जिस ओर कुमार इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग है कहता है, अर्चित कुमार, तुझे अपने किए पर बहुत पछतावा होने वाला है। धनुष इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसे अगर उसका मामा अर्चित कुमार उसके सामने होता तो वो जरूर उसका मर्डर कर चुका होता। धनुष इतने गुस्से में अपने मामा अर्चित कुमार के बारे में सोच रहा था कि कुछ देर के लिए वो वहां मौजूद गुंडों के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। पांचों गुंडे अपनी जगह से हिलने की कोशिश करने में भी डर रहे थे और चुपचाप धनुष के अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने वहां से भागने की कोशिश भी की तो धनुष उन्हें पकड़ तो लेगा ही और बाद में उनका क्या हाल करेगा ये वो खुद भी नहीं जानते थे। फिर कुछ ही देर बाद धनुष का ध्यान एक सॉफ्ट आवाज से टूट गया। उसके पीछे खड़ा शमीम उससे कहता है, धनुष भाई, मेरे पास सिर्फ इतना ही है, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। धनुष धाकड़ के दिमाग में यही चल रहा था कि अपनी माँ को दुखी किए बिना वो अपने मामा से बदला कैसे ले, और तभी शमीम की उस बात ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शमीम की बात सुनकर धनुष को याद आया कि वहां उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो उसके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। धनुष उसकी ओर देखता है और शमीम हाथों में कुछ कैश और अपने हाथ की रिंग लिए खड़ा है। धनुष ध्यान से देखता है कि शमीम के दूसरे हाथ में एक बैंक कार्ड भी है। फिर वो उससे कहता है, तुम्हें लगता है कि जितना सामान तुम लोगों ने तोड़ा है उसके लिए इतना कॉम्पनसेशन बहुत होगा? धनुष की बात सुनकर कालू सेठ भी थोड़ा उदास हो गया था और उस पल उसे लगा कि उसने धनुष और उसकी माँ के साथ जो भी किया है वो बहुत गलत है। कालू सेठ रेस्टोरेंट में चारों ओर नजर घुमाकर देखता है और वो समझ जाता है कि जो पैसा शमीम हाथ में लिए खड़ा है वो कितना कम है। धनुष उन सभी को अपनी आवाज तेज करके धमकी देते हुए कहता है, अगले 3 दिनों में मुझे अपने रेस्टोरेंट की हर चीज बिल्कुल नई चाहिए, वरना तुम लोगों के साथ मैं क्या करूंगा वो मैं भी तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। धनुष उन गुंडों को घूरते हुए अपनी माँ को अपने हाथों में उठाकर वहां से चला जाता है। किचन बहुत ही गंदा और बदबूदार हो गया था और काफी देर वहां खड़ा होने के बाद अब धनुष से वो स्मेल टॉलरेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो उन सबको वही छोड़कर जा चुका था। धनुष के जाने के कुछ देर बाद कालू सेठ और उसके आदमियों की जान में जान आई। वो एक दूसरे से पूछते हैं, वो जानवर क्या है? वो जानवर गया क्या? फिर दूसरा गुंडा बोलता है, अगर वो अभी भी बाहर खड़ा हुआ तो? फिर उनमें से एक रेंगता हुआ रेस्टोरेंट के गेट तक जाता है और बाकी लोगों को कंफर्म करता है कि धनुष वहां से जा चुका है। तब वो लोग खुश हो जाते हैं। सबके सब रिलैक्स होकर वही फर्श पर नीचे पड़ी गंदगी की परवाह किए बिना ही बैठ जाते हैं। तभी कालू सेठ शमीम से कहता है, शमीम, तू जो कहना चाह रहा था उसका मतलब तू मुझे धोखा दे रहा था। शमीम कालू सेठ की बात सुनकर नर्वस हो गया
और उसने अपनी गर्दन शर्म के कारण नीचे झुका ली। और फिर कुछ देर बाद वो कालू सेठ को देखकर बोला, कालू सेठ, आपने इस इलाके पर 20 साल अपना सिक्का चलाया है और मुझे लगता है कि अब आपको रिटायर हो जाना चाहिए। कालू सेठ ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना गुर्गा उससे ऐसी बात करेगा। कालू सेठ गुस्से में शमीम को देखकर दांत पीसते हुए कहता है, साले तू। कालू सेठ शमीम के ऊपर गुस्से में चिल्लाने ही वाला था कि वो देखता है हरे बाल वाला भालू और बाकी उसके सभी गुर्गे शमीम के साथ जाकर खड़े हो चुके हैं। क्या कालू सेठ के आदमी उसे जान से मार देंगे? क्या धनुष अपने मामा से बदला ले पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।